हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल आर ओरिजिन। साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल आर ओरिजिन में। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये जो प्रश्न होंगे वो आपका जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 3 होगा। यदि आप इसके पहले का 2 सेट, सेट 1 और सेट 2 नहीं देखे हैं तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन होगा 1 to 25 MCQ होगा विथ एक्सप्लेनेशन। ये आपके आने वाले बिहार और यूपी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ आपका एसएससी, रेलवे और कोई भी वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखें और ख़ुद आप जांच कर सकते हैं कि आपका 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम आज का देखते हैं मोटिवेशनल कोट क्या है, ठीक है। तो आज का मोटिवेशनल कोटा जो है आप लोग के लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण है। कठिन से कठिन परिश्रम का प्रयास करो, कठिन से कठिन परिश्रम का प्रयास करो, मिल जाए नदी तो महासागर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा हर पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा हर पत्थर की चोट से, और टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो, ठीक है। तो हमें कठिन से कठिन परिश्रम करना है और हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। और हमें हर हालत में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हों तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ऑल बेल आइकन को दबा लें। तो पहला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना गया है, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ऋग्वेद जो जानते हैं सबसे प्राचीन वेद होता है, और इसमें जो होता है ये सरस्वती नदी को सबसे, इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती नदी को जो सबसे पवित्र नदी माना गया है, ठीक है। और इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लें तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, जबकि हम इस वेद में सबसे ज़्यादा बार वर्णित नदी सिंधु नदी है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा बार किस नदी का वर्णन किया गया, तो सिंधु नदी का। गंगा नदी का उल्लेख केवल 1 बार, जबकि यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे, यदि पूछता है गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार, लेकिन सबसे ज़्यादा सिंधु नदी का, और पूछता है सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद का, तो आपका सरस्वती हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैप में दिया हुआ है सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या कह रहा है। 2 है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो प्राचीन भारत में जो सबसे पहले विदेशी आक्रमण करने वाले थे वो आपका ईरानियों द्वारा किया गया था, ठीक है। और इससे क्वेश्चन आपका ये बनता है कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के, यहाँ पे ध्यान देंगे, हखमनी वंश के जो शासकों ने किया था, ठीक है। और हालांकि यह आक्रमण असफल रहा था। भारत में प्रथम सफल विदेशी आक्रमण डेरियस वन ने किया था, ठीक है। तो पहला सफल विदेशी आक्रमण डेरियस वन, इनका नाम आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे मैप देख सकते हैं आप लोग, ये मैप है, जैसे कि ये लोग भारत पे आक्रमण करने के लिए ईरान से चल करके ये आए थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है। तो कालसी एक स्थान है जिसका संबंध जो है आपका वो अशोक से है, ठीक है। अशोक से इसका संबंध है, ये आप लोग याद रखेंगे। और कालसी नामक स्थान ये कहाँ पे पड़ता है, तो उत्तराखंड में स्थित है। इस स्थान पर अशोक के शिलालेख उपस्थित है, और इस शिलालेख का संबंध जो है अशोक के आंतरिक प्रशासन से है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे, ये उत्तराखंड में कालसी नामक स्थान पड़ता है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पूछता है कि प्रसिद्ध पुस्तक जो है शाहनामा, शाहनामा एक सबसे प्राचीन पुस्तक है और इसके लेखक कौन है। तो ये शाहनामा को देख सकते हैं कि शाहनामा के लेखक आपका फिरदौसी है। कौन है आपका, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिरदौसी। शाहनामा फारसी भाषा का एक ग्रंथ है जिसके लेखक फिरदौसी थे, और यह महमूद गजनवी के दरबार में रहता था। शाहनामा फिरदौसी की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। यहाँ से प्रश्न आपका एक ये भी बनता है कि यह किस भाषा में फिरदौसी ने शाहनामा को लिखा था, तो फारसी भाषा में।
और यह महमूद गजनवी के दरबार में रहता था। तो ये प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, दीवाने अर्ज। तो दीवाने अर्ज एक विभाग था जिसका संबंध किस शासक से था, तो इसका संबंध आपका बलबन से था, ठीक है। और दीवाने अर्ज विभाग का संबंध बलबन से था। यह सैन्य विभाग से संबंधित था जिसका मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती तथा निरीक्षण करना था। तो जानते हैं बलबन जो था वो तुर्काने चहलगामी का विनाश करने वाला बलबन ही था, ठीक है। और 40 तुर्काने चहलगामी क्या होता था, तो तुर्कान ए चहलगामी, तो तुर्कान ए चहलगामी जो होता था 40 सरदारों का एक संगठन था जिसको बलबन ने ही समाप्त किया था। तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो दीवाने अर्ज क्या है, तो आपका किससे संबंधित है, तो इसका संबंध जो था सैन्य विभाग से संबंधित है और ये बलबन से संबंधित है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कह रहा है कि किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था, ठीक है। तो वो कौन से मुगल शासक थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए फरमान जारी किया, तो वो आपका जहांगीर थे, जहांगीर के शासनकाल में। और यदि आप लोग इतिहास पढ़े होंगे तो उसमें पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने का आदेश जहांगीर ने दिया था। और जहांगीर के दरबार में जो आने वाला प्रथम अंग्रेज था वो विलियम हॉकिंस था, ठीक है। तो इसलिए ये प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट्स यहाँ से बनते हैं कि ये कौन आया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो विलियम हॉकिंस, ठीक है। किसके दरबार में आया था, तो जहांगीर के दरबार में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो रामकृष्ण मिशन ये देख ही रहे होंगे फिगर, ये हमारे आदर्श जो हैं स्वामी विवेकानंद जी, और इन्हीं के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत में मतलब एक अच्छा लोगों की बीच एक सांस्कृतिक और सद्भावना को बढ़ावा देना, ठीक है, और एक अच्छे धर्म की स्थापना करना, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी और इनका उद्देश्य ऐसे साधुओं और सन्यासियों को संगठित करना था जो रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं में गहरी आस्था रखते हों। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस जी, और उन्हीं के उद्देश्य को ये आगे बढ़ाने के लिए मतलब इन्होंने इससे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। और ये अमेरिका में भी गए थे, आप लोग को पता होगा, ठीक है। कमेंट करके बताएंगे कि अमेरिका ये कब गए थे और वहाँ पे भाषण दिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद की सहकारी संघवाद कहा था, ठीक है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहने वाले जो आपका वो थे केसी हिलर, बी.आर. अम्बेडकर, आइजर जेनिंग्स और जी ऑस्टिन। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जी ऑस्टिन थे आपका। तो जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहकर संबोधित किया था, जबकि केसी व्हीलर ने भारतीय संघवाद को अर्ध संघीय कहा था, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। तो जी ऑस्टिन ने ही भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। उसके बाद आप लोग इससे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है केसी व्हीलर ने क्या कहा था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लेंगे। तो ये 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी की दर्जा दिया गया। और 69वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, जबकि 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की आयु को घटा करके 21 वर्ष से 18 कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन एक और बन सकता है कि 69वां जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था। और 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1989 में। लेकिन 61वां संविधान संशोधन इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसी साल जो थी वो मतदान की आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम जानते हैं कि ये 1955 में पारित किया गया था, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा जो 1955 में पारित किया गया था, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कुल कितने तरीके होते हैं, तो आपका ये 5 तरीका कुल होता है। और उसमें से पहला तरीका जन्म से, उसके बाद वंश से, पंजीकरण से, देशीयकरण से और भूमि अर्जन से होता है, ठीक है।
और ये नागरिकता का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है, तो सबको पता होगा कि ये जो है 5 से 11 से संबंधित है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, भाग 2 और 5 से 11 तक। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, चूँकि हमारे देश में छुआछूत का भेदभाव बहुत पहले से ही प्रविष्ट है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 से। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत है, और ये भाग 3 में है, मूल अधिकार में। और इसमें जानते हैं मूल अधिकार में समता समानता का अधिकार, ठीक है, संस्कृति शिक्षा का अधिकार, ये हमारे मूल अधिकार होते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता छुआछूत का उन्मूलन किया गया था, और इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत का भेदभाव एक दंडनीय अपराध होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पे रहता है, तो अपने कब से वो 5 वर्ष तक रहता है, तो अपने पद ग्रहण करने के दिन से। ऐसा नहीं कि आप लोग गलत आंसर मार देंगे, निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि अपने निर्वाचन की तारीख से या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो अपने पद ग्रहण करने के दिन से रहता है। और ये अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर रहता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, जो भारत के 14वें राष्ट्रपति है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत के जो राष्ट्रपति अभी वर्तमान में है रामनाथ कोविंद जी, वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति है, तो 14वें नंबर के राष्ट्रपति है, ठीक है। इसके पहले कौन से राष्ट्रपति थे, तो आप लोग को पता होगा कि इसके पहले जो राष्ट्रपति थे वो प्रणब मुखर्जी जी थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। और ये प्रश्न जो है आपका, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री निम्न परिषद के भी अध्यक्ष होते हैं। और जैसे प्रधानमंत्री किसका किसका अध्यक्ष होता है इसके साथ साथ, तो आपका नीति आयोग का, ठीक है, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति का फुल फॉर्म होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का, राष्ट्रीय एकता परिषद का, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का। तो ये इसके अलावा जो है अंतर्राज्यीय परिषद के साथ साथ इसका भी ये प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, निम्न में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष को अपने पद हेतु शपथ दिलाता है, ठीक है। तो देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को अपने पद हेतु शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उपाध्यक्ष या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बहुत विद्यार्थी लोग जो इसका मार देते हैं आंसर, वो लगा देते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, या फिर कोई मुख्य न्यायाधीश लगा देता है। लेकिन सबको पता होनी चाहिए कि लोकसभा अध्यक्ष का कोई भी शपथ ग्रहण नहीं होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। लोकसभा अध्यक्ष पद का शपथ नहीं लेता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, ठीक है। अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाने वाला कोई नहीं होता, वो अपने लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है। आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है। सबको पता होगा कि 3 सेक्टर होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, उसके बाद में आपका टर्शियरी, ठीक है। प्राइमरी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र होता है। तो तृतीयक क्षेत्र का इसमें से कौन सा भाग है, सूत निर्माण, पशुपालन, फसलों की खेती और विद्युत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत, जो होता है आपका तृतीयक क्षेत्र का एक भाग होता है, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए तो विद्युत तथा परिवहन तृतीय क्षेत्र के भाग है, जबकि कृषि प्राथमिक क्षेत्र का तथा उद्योग द्वितीय क्षेत्र का भाग होता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है आपका व्यापार आता है, परिवहन आता है, बैंकिंग आता है, होटल आता है, ये सब तृतीय क्षेत्र का भाग है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। कृषि आपका पूछेगा तो ये किस में आ जाता है, कृषि प्राथमिक क्षेत्र में। उद्योग पूछता है तो आपका द्वितीय क्षेत्र में आता है। और आपका परिवहन, बैंकिंग, होटल, व्यापार, ये सब तृतीयक में। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 जो है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उपयोगिता, ठीक है। उपयोगिता का अभिप्राय क्या होता है, किसी वस्तु एवं सेवा की किसी मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने से है। अतः मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति का जो सृजन करना उत्पादन कहलाता है, ठीक है।
तो ये आप लोग याद रखेंगे। उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो क्षेत्रीय ग्रामीण एक बैंक जो हमारे देश में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर इसकी स्थापना किया गया था। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो कब किया गया था, तो नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर 1975 में किया गया था। ठीक है, तो फादर ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म एम नरसिम्हन। ठीक है, नरसिम्हन समिति याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। और ये क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। और पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रमुख अधिनियम जो होता है, तो वन्य संरक्षण अधिनियम पूछता है तो 1980, और यदि पूछता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो 1986। इसके वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के साथ साथ ये दो भी अधिनियम है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है। तो राधा मोहन कप का संबंध जो है आपका पोलो से होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। पोलो जो घोड़े पर चढ़ करके खेला जाता है। उसके बाद राधा मोहन कप का संबंध पोलो से। इस खेल से जुड़े कुछ प्रमुख कप जो है, जैसे एजार कप, क्लासिक कप, राधा मोहन कप, तो कुछ ऐसे कप जो होते हैं वो आप लोग जरूर याद रखेंगे, वो आपका पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कप से संबंधित प्रश्न भी आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है, खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है। तो देखिए खासा, ठीक है, तो खासा जनजाति जो है आपका उत्तराखंड राज्य की एक प्रमुख जनजाति है। और ये उत्तराखंड का आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे खासा जनजाति पाई जाती है और इसका संबंध उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में पाए जाने वाले जो प्रमुख जनजातियाँ हैं वो जौनसारी है, बुक्सा है और थारू है। तो उत्तराखंड की जनजाति में यदि कुछ और पूछेगा तो जौनसारी, बुक्सा, थारू को आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, और ये है काकरा पार परियोजना। ठीक है, तो परियोजनाएं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। काकरा पार परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो आपका ताप्ती नदी पर ये स्थित है। और ये आप लोग को काकरा पार परियोजना जल विद्युत परियोजना है जो ताप्ती नदी पर आपका स्थित है। ये देख सकते हैं काकरा पार परियोजना का एक यहाँ पे ये ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से जो होकर के गुजरा है, तो वहाँ से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि डफला एवं अबोर की पहाड़ी निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो डफला एवं अबोर, जैसे अबोर हिल और डफला हिल, जैसे कि आप लोग ये मैप में देख रहे होंगे, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है डफला अबोर की पहाड़ी। डफला, अबोर, मीरी और मिसमी आदि पहाड़ों का संबंध अरुणाचल प्रदेश राज्य से है, जबकि मीकिर पहाड़ी का संबंध जो है असम से। तो याद रखेंगे मीकिर पहाड़ी, यहाँ से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका अरुणाचल प्रदेश का ये फिगर है और यहाँ पे ये पहाड़ी स्थित है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, किस देश के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। देखिए पम्पास प्रेयरीज होता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो कहाँ के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अर्जेंटीना के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। और उसके बाद उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेयरीज कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। और उसके बाद दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदान को बेल्ट्स कहा जाता है, आप लोग याद रखेंगे। तो ये आपके अर्जेंटीना का पम्पास हो गया, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, ब्राज़ील का कैम्पोज और उत्तरी अमेरिका का प्रेरीज और दक्षिण अफ्रीका का बेल्ट्स। ये आपके पीसीएस, यूपीएससी या फिर एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। ये अर्जेंटीना है आपका और यहाँ के घास के मैदान जो है पम्पास होता है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, यह है जापान का डेट्राइट किस शहर को कहा जाता है। तो जापान का जो डेट्राइट है वो आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागोया शहर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, नागोया शहर आप लोग याद रखेंगे। और जापान का डेट्राइट नागोया शहर को कहा जाता है। यह क्षेत्र जहाज निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। ठीक है, तो ये जापान का मैनचेस्टर जो अगर पूछता है तब आप आंसर जो लगाएंगे ओसाका लगाएंगे। और डेट्राइट कहा जाता है तो आपका नागोया शहर हो जाएगा, जो यहाँ पे देख सकते हैं मैप में। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये है आपका हुजा घाटी। ठीक है,
हुजा घाटी निम्नलिखित में से किस हिमालय का भाग है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। हुजा घाटी जो है ट्रांस हिमालय का एक भाग होता है और ट्रांस हिमालय की प्रमुख घाटियाँ जो है नुब्रा, सिगार या हुजा, इसमें से कोई भी दे करके आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो नुब्रा, सिगार और हुजा का जो संबंध है वो आपका ट्रांस हिमालय से संबंधित है, ठीक है। और ये देखिए लघु हिमालय भी होता है, बृहत हिमालय और शिवालिक रेंज भी होता है। तो सब यहाँ पे आप लोग मैप में देख सकते हैं। उसके बाद ये था आज का हमारा 25 क्वेश्चंस जो कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।